Today we discuss about a new chapter, that is the gravitation. So firstly, the question from the page number 134 of your NCERT book is, first question is the state the universal law of gravitation. According to the universal law of gravitation, the forces of gravitation between the two objects. तो बेटा फर्स्टली हमने दो मासेस लेने हैं m1 और m2, ठीक है, और उनके जो सेंटर पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो है ए वाले मास पे, जो बड़ा मास है वो एफ ए बी है, और दूसरा बी वाला मास है वो उस पे फोर्स लग रही है एफ बी ए, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द मासेस फ्रॉम देयर सेंटर, ठीक है, और एक ए मास है और बी मास है, दूसरे सेंटर से हमने जो डिस्टेंस मेजर किया है वो हमने मान लिया वो है डी के बराबर, ठीक है। तो हम ये रिजल्ट के बारे में कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स लग रही है, फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन them. If A and B be the two objects of masses m1 m2 respectively and D is the distance between their centers, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने जो डिस्टेंस लेना है वो सेंटर पॉइंट ऑफ मास A टू द सेंटर पॉइंट ऑफ मास B, ठीक है। जो डिस्टेंस लेना है हमने वो सेंटर पॉइंट से लेना है दोनों मासेस के। तो फिर जो फोर्स है, जब हमने दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया कि फोर्स एक तो प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि 1/d² के प्रोपोर्शनल है। तो जब कंबाइन किया तो एक g ऐड होता है। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन हैविंग द वैल्यू 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (10⁻⁻2) और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने एक फार्मूला फाइंड आउट करना है, किसका? कि जो मैग्नीट्यूड होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने एक फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट करना है जो मैग्नीट्यूड बताएगा अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m, जो कि एक सरफेस पे है। जो कौन सा सरफेस है? अर्थ का सरफेस है, और जो अर्थ का मास लिया है हमने वो है बड़ा M। जो फिर उनका जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट है एंड द फिर हमने पहले भी पढ़ा था कि हमने सेंटर से उनका डिस्टेंस लेना है दोनों मासेस का, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द बड़ा R। देन ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आ जाएगी? F इज इक्वल टू G बड़ा M छोटा m। बड़ा m किसका था? अर्थ का मास, और छोटा m किसका था? छोटा m किसका था? ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर g इज, हमने पहले ही पढ़ा, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और g की वैल्यू कितनी थी? 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (10⁻²). नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फ्रॉम पेज नंबर 136 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करता है, उसका मतलब क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीली फॉल करता है अर्थ की तरफ अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब उस पर सिर्फ ग्रेविटी की ही फोर्स लगती है, कोई भी और फोर्स उस पर नहीं लगाई जाती। जैसे पंख जो होता है, फैदर जो होता है, उसको हम एक बिल्डिंग से उस फ्रीली फॉल करवा दें तो वो जो बॉडी होगी वो एक फ्रीली फॉल बॉडी होगी जिस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जिस पे ग्रेविटेशन पुल लग रहा है
जब वो बिल्डिंग के टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्रीली फॉल। नेक्स्ट है एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रीली फॉल इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जो एक्सेलेरेशन, जो मोशन हुई है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी उसने कवर की है, फिर उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमारा क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन आएगा फ्रीली फॉल बॉडी का, वही एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू द ग्रेविटी का। आगे है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। वो जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लग रही है, एक्ट कर रही है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पेज नंबर 138 इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास एंड ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सबसे पहले मास क्या होता है, m, ठीक है, और वेट w से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे मास का क्या है, इट इज़ मेजर्ड ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला डिफरेंस है कि मास हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और साथ में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, जिसे हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तब भी हमने पढ़ा था कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनर्शिया के। जितना इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका बॉडी का मास भी उतना ज़्यादा होगा, और जितना इनर्शिया कम होगा बॉडी का मास भी कम होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के। और यहाँ पे उसने मास के बारे में क्या लिखा है कि वो मेजर किया जाता है इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वेट क्या है, जिस वेट जो है वो ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो 10 भी ली जा सकती है, 10 मीटर पर सेकेंड, और 9.8 भी ली जाती है। 9.8 जो एक्यूरेट वैल्यू है। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी, हैंस द वेट W इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट है, इट्स SI यूनिट इज़ kg। मास की जो SI यूनिट है वो kg होता है, और वेट का SI यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। मास इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। मून पे ले जाओ और यहाँ पे रख लो, अर्थ पे रख लो, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। और इट कैन नेवर बी ज़ीरो, और कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। वेट जो है वो चेंज करता है, और कभी इवन ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि मून पे जाएंगे तो हमारा मास जो है 1/6 हो जाता है, और अर्थ पे हमारा जो मास होता है वो मून पे जाके 1/6 हो जाएगा। आगे क्या है, मास हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज़ इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेट है वो जो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी हमें बताता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ। अभी मैंने बात की थी इसके बारे में कि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो मून पे जाके 1/6 हो जाता है, जो कि जबकि अर्थ में उसका वेट है वो जितना होगा उसके मून पे जाके 1/6 हो जाएगा। ये क्यों होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ गिवन बाय W इज इक्वल टू mg। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस बट इट्स वैल्यू, क्योंकि जब हमने पढ़ा था W की वैल्यू होती है mg। W है मास m इंटू जी। जो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है तभी मून पे जाके उसकी जो वैल्यू है वो 1/6 हो जाती है। अभी हमने पढ़ा कि g की वैल्यू जो है 1/6 हो जाती है, जो वैल्यू उसकी अर्थ भी होती है, gm इज इक्वल टू GE/6। दैट्स वाई द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द पेज नंबर 141। Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of thin and strong string? Thin जो पतली स्ट्रैप होती है, if the strap of the school bag is made of thin or strong strip, then the pressure on the hand or the shoulder of the student is much more, because
फॉर ए गिवन थ्रस्ट प्रेशर इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वो उतना जड़ा एरिया है वो कम होगा, ठीक है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू होल्ड दिस स्कूल बैग। तभी कहते हैं कि चौड़ी स्ट्रैप वाला होना चाहिए और थोड़ा सा मोटी स्ट्रैप होनी चाहिए। इसीलिए जो स्कूल का बैग है वो उसका जो भार है वो कम महसूस होगा जब उसको हम अपने कंधों पे डालेंगे। तो वाई डू यू मीन बाय द ब्यूएंसी? ब्यूएंसी मीन्स अपवर्ड थ्रस्ट। जो थ्रस्ट लगता है एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। वो जो अपवर्ड थ्रस्ट लगता है बॉडी पे जब उसको हम कम्प्लीटली और पार्शली फ्लूइड में डाल देते हैं। फ्लूइड कौन सा हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। उसको हम डिप कर देते हैं। वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? ऑब्जेक्ट फ्लोट भी करते हैं, तैरते भी हैं और सिंक भी, डूब भी जाते हैं जब उनको हम वाटर के सरफेस पे रखते हैं। वो कैसे? एन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वो जो है उनकी बॉडी की उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर देन इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज़ लेस देन 1। फॉर सच एन ऑब्जेक्ट द अपर थ्रस्ट ड्यू टू द वाटर विल बी ग्रेटर देन इट्स वेट और सो द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। कि वो जो ऑब्जेक्ट है उन पे जो अब अपवर्ड थ्रस्ट लगता है वाटर के ड्यू टू द वाटर विल बी द ग्रेटर, वो ग्रेटर होगा देन इट्स वेट। जब अपवर्ड थ्रस्ट जो है ड्यू टू द वाटर लग रहा है वो ग्रेटर देन द वेट ऑफ होगा तो देन द ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और जो अभी हमने देखते हैं जो बोट्स हैं वो जो हैं वो फ्लोट करती हैं, और जो हम रुपी क्वाइन लेते हैं या स्टोन लेते हैं वो डूब जाता है। वो कैसे? कि वो जो है इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है? कितना मास अपॉन वॉल्यूम। तो उन पे वो जो चीज़ है वो डिपेंड करती है कि वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, मतलब तैरेगा, या सिंक डूब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 142 पे। You find your mass to be 42 kg on the weighted machine if your mass more or less than 42 kg. On weighted machine, we are actually measuring the weight and consider this as measurement of the mass, as the weight is being done in air. Therefore, the force of buoyancy due to the air also. So weight, hence the weight of 42 kg is equal to the true weight minus force of buoyancy. फोर्स ऑफ buoyancy जो लग रही है, जो एयर के अकॉर्डिंग लग रही है, एयर ड्यू टू द एयर लग रही है, जो हमने वेट है हमारा एक्चुअल वेट तभी निकल पाएगा जब हम ट्रू वेट जितना आया है माइनस फोर्स ऑफ buoyancy कर देंगे। तो सो इट इज़ क्लियर दैट द ट्रू वेट मस्ट बी मोर देन 42। जो ट्रू वेट है वो 42 से ज़्यादा होगा। हैंस द मास इज ऑफ सेट बॉय इज मोर देन 42। यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। ईच इंडिकेट्स अ मास ऑफ 100 किलोग्राम when measured on the weighted machine. In reality, one is heavier than other. Can you say which one is heavier or why? उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एक कॉटन का बैग है और एक आयरन बैग है जिसमें आयरन भरा हुआ है, आयरन बार है और एक बैग ऑफ कॉटन है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि 100 किलोग्राम जब हमने उसको वेटेड मशीन पे रखा। पर हमें रियलिटी पता है कि आयरन बार जो है वो 12 होगा एज़ कम्पेयर टू कॉटन बैग। तो कैन यू से विच वन इज़ हैवियर एंड वाई? इन रियलिटी द बैग ऑफ कॉटन इज़ हैवियर। बैग ऑफ कॉटन इज़ हैवियर।
upward thrust of the buoyancy due to the air acting on an object is equal to the weight of the air displaced by an object. As the volume of the bag of the cotton is more than that of the iron bar, it will displace more air and hence the force of buoyancy on it is more. So truly speaking, correct weight of cotton bag is more than the iron bar. आयरन बार का जो वेट है वो कम बताया गया है एज़ कम्पेयर टू द कॉटन बैग, बिकॉज जो कॉटन बैग है उसने जो एरिया घेरा है वो ज़्यादा है, तो उस पर जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही है ड्यू टू द एयर है वो उसके वेट के इक्वल टू द वेट लग रही है, वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना उसने वो अपनी जगह से घेरा हुआ है वेटिंग मशीन को, उतना उसने वेट ऑफ द एयर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द बैग ऑफ द कॉटन इज़ मोर, वॉल्यूम जो है उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इट विल डिस्प्लेस मोर एयर, तो उसकी जो फोर्स ऑफ बुयांसी भी मोर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सो ट्रूली स्पीकिंग करेक्ट वेट ऑफ द कॉटन बैग, इसलिए हम कहेंगे कि वेट ऑफ द कॉटन बैग इज़ more than that of the iron bar.